इस बार मैं श्री विष्णुनाथ रेणु जी के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि जनवरी 1966 में मैं दिनमान से जुड़ा था। इन सब लोगों से मेरी मुलाकात का माध्यम दिनमान ही रहा है। शुरू में अज्ञे जी और उसके बाद रघुवीर साहब जी। जब अज्ञे जी संपादक थे तो उनसे मिलने के लिए हर क्षेत्र के हर वर्ग के लोग आया करते थे। कभी अकेले, कभी कई। जिन लोगों को हम सोचते थे कि ये या तो पाठ्य पुस्तकों में पढ़े गए हैं या बाहर की दुनिया में इनका बहुत बड़ा नाम है, लेकिन जब हमने दिनमान में देखते थे तो हमें लगता था कि हम किसी हस्ती से मिल रहे हैं, किसी प्रबुद्ध व्यक्ति को देख रहे हैं। जैसे कुछ लोग अज्ञे जी से मिलने आते थे, यदि वो उपस्थित नहीं होते थे तो सर्वेश्वर जी, मनोज श्याम जोशी, श्रीकांत वर्मा या हम लोगों से भी मिल लिया करते थे। उस समय कुछ लोग कुतूहलवश आया करते थे कि देखें दिनमान कैसा निकल रहा है, क्या सचमुच ये टाइम और न्यूज़वीक समकक्ष है, क्या हिंदी में वो सब चीज़ें आ पा रही हैं जैसे कि वो टाइम या न्यूज़वीक में आती हैं, क्या अज्ञे जी सचमुच वैसे ही प्रतिभाशाली हैं जैसे कि हम उनके बारे में कहते हैं, जानते हैं। तमाम तरह के लोग आते थे, सोचते थे, लेकिन जिन लोगों को वहाँ आते देखता और अज्ञे जी से मिलने के लिए ठहरते, इंतज़ार करते देखता, उनमें कुछ लोग जो मुझे नाम याद आ रहे हैं उनमें हज़रत प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, विजय देव नारायण शाही, राम कुमार, निर्मल वर्मा के बड़े भाई जो अपने आप में एक हस्ती थे, चित्रकार थे, कहानीकार थे, वो भी आते थे। आजकल के शिक्षाविद कृष्ण कुमार अक्सर काफ़ी समय तक प्रतीक्षारत रहते थे अज्ञे जी से मिलने के लिए। ओम प्रकाश दीपक, समाजवादी चिंतक, वो दिनमान के लिए स्तंभ लिखा करते थे और उनके ऑफिस में ही बैठ कर लिखा करते थे। विमल प्रसाद जैन जो कि अज्ञे जी के साथ क्रांतिकारी जीवन बिताया करते थे, उनके साथ जेल में भी रहे थे, क्रांतिकारी थे, उनके अनन्य मित्रों में से थे। भगवती शरण सिंह जो IAS भी थे लेकिन लिखने का शौक़ रखते थे। डॉक्टर प्रभाकर माचवे और दुनिया के जैसे विनोद, कविता नागपाल, लक्ष्मीकांत वर्मा, हिम्मत शाह, अशोक चक्रधर, राम गोपाल बजाज, ऐसे तमाम लोग थे जो उस समय आया करते थे और इसी में आए थे श्री रेणु जी। क्या गजब के व्यक्ति थे, क्या कमाल की सोच थी, क्या गजब का व्यक्तित्व था। 1967 में अज्ञे जी और रेणु जी ने बिहार के उन क्षेत्रों का दौरा किया था जहां अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था। अज्ञे जी, जैसे मैंने पहले भी कहा,
वो ऑन द स्पॉट रिपोर्टिंग पे यकीन करते थे, यानी घटना या दुर्घटना स्थल है वहाँ पर जाके स्थिति का आकलन किया जाए, और शुरुआत वो अपने आप से करते थे। तो बिहार के जिन क्षेत्रों में सूखा पड़ा था वहाँ वो स्वयं गए, उनके साथ रेणु जी भी थे। उन लोगों ने अपना काम बांट लिया था। रेणु जी रिपोर्टिंग कर रहे थे और अज्ञे जी फोटोग्राफी। क्या कमाल की जोड़ी थी, क्या कमाल का काम था। कई दिन रहे, पूरी रिपोर्टाज की, दिल्ली वापस आए, जितनी फ़ोटोग्राफ्स थी उन्होंने ली थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के फ़ोटोग्राफ़र को बुलाया, उससे पहले निगेटिव डेवलप कराया, फिर उसके बाद फ़ोटो ली और रेणु जी से कहा कि तुम भी दिल्ली ही चलो, वहीं बैठ के लिख लेना। तो इस प्रकार वो जो दिनमान के लिए वो रिपोर्ट छपी, रेणु जी की लिखी हुई और अज्ञे जी के फ़ोटोग्राफ के साथ, वो गज़ब की थी, बहुत चर्चा हुई। रेणु जी कहते थे कि भाई मुझे हंस के कहा करते थे कि वो फ़लाँ एंगल ले लेना, फ़लाँ व्यक्ति से ये पूछ लेना, फ़लाँ ये कर लेना। मतलब फ़ोटोग्राफ़र के साथ साथ वो संपादक का भी काम कर रहे थे और मेरे भाई का काम भी। रेणु जी अज्ञे जी को भाई जी कहा करते थे या भाई कहा करते थे, जो भी लोग प्यार से मोहब्बत से। तो बहुत चर्चा थी। रेणु जी फिर मुझसे भी मिल लिया करते थे, मैं उनसे मिल लिया करता था, दिनमान के ऑफिस में आते थे। तो एक बार कहने लगे, तुम्हें अज्ञे बहुत याद करते हैं। मैंने कहा, ऐसे मुझ में क्या खासियत है, क्या खूबी है? बोले, वो तो मुझे नहीं मालूम, कभी मैं कोई बात करता, कोई सवाल करता, कोई जिज्ञासा व्यक्त करता, तो कहते तुम दीप जी से मिल लो, या दीप जी से मैं कह लूँगा तुम मिल लेना जाके। तो मैंने कहा, तो उनका स्नेह है, प्यार है, मोहब्बत है, मुझे इस लायक समझते हैं, मेरे तो वो गुरु हैं। और अगर पत्रकारिता में आया हूँ तो उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की किस वजह से मैं आया हूँ, और वो मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं तो ये मेरे लिए गौरव की बात है। बोले, लोग उनका तरह तरह से आकलन करते हैं, और तुम कैसा आकलन करते हो? मैंने कहा, अज्ञे जी एक विद्वान हैं, बहुत अच्छे, बहुत सहज व्यक्ति के हैं, बहुत सरल स्वभाव के हैं, कहीं मैं उनमें पेचीदगी नहीं देखता, गंभीर हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। बिन मतलब के या बिन सवाल पूछे, बिन कुछ जिज्ञासा व्यक्त करे, वो अपने आप तो बोलते नहीं। तो इस वजह से उनको लोग तरह तरह से बातों से, नामों से जानते हैं। फिर रेणु जी ने खुद ये बताया कि एक बार जब वो रेडियो में थे तो उन्हें कहा गया कि विनोबा भावे का इंटरव्यू करने जाओ और उसके ऊपर एक फिल्म बनानी है। तो विनोबा भावे से मिलने चले गए। विनोबा जी भी चुप और अज्ञे जी भी चुप। तब बात क्या की जाए, कैसे की जाए? इतने में थोड़ी देर में जयप्रकाश नारायण जी आ गए। उन्होंने विनोबा जी से कहा कि अज्ञे हैं, रेडियो से आए हैं, भूदान के बारे में कुछ बताइए। तब वो खुले और दोनों ने बातचीत शुरू की। तो रेणु जी का मानना था कि अज्ञे को जानना सहज भी है, सरल भी है, यदि आप उनके व्यक्तित्व को अच्छी तरह से जानते हैं। इसके बाद दूसरी मुलाकात मेरी हुई, या दूसरी या तीसरी कह दीजिए, पटना में। रघुबीर से तब दिनमान के संपादक हो गए थे, और उन दिनों मुझे कई तरह के काम किए जाते थे। जो अज्ञे जी मुझे दे गए थे वो तो मैं कर ही रहा था। रघुबीर जी ने
पहला काम मुझे दिया कि 1969 में उन्होंने कहा जब आप लद्दाख जाइए, सेना वालों के साथ जाइए, वहाँ कुछ कवरेज करना है, उसके साथ साथ कुछ और स्टोरीज भी बनाइएगा। मैंने कहा ठीक। 1 हफ्ते का दौरा था, मैं चला गया। मैंने कुछ मेरी स्टोरीज पसंद आई, अच्छा लगा। ऐसे एक बार और आया कि 1 हफ्ते का बाहर जाना है, आप खादी ग्राम उद्योग वालों के साथ चले जाइए, यहाँ से कार में जाएंगे, उनके अलावा ना कुछ और स्टोरी। अब यह हमें आगे की सीख थी या ट्रेनिंग थी कि हम काम तो एक करने जाते थे, हो के जाया करते थे। हम एक की स्टोरी करने जाते और 3-3 4-4 ले आते। रघुवीर जी को भी ये सोच या काम अच्छा लगा, भाने लगा। ऐसे ही एक बार भूदान वालों का निमंत्रण आया कि आपके प्रतिनिधि को हम चाहते हैं कि बिहार में जो भूदान हुआ है उसके बारे में दिखाया जाए, आप उन्हें पटना भेज दीजिए। उसके बाद पूरे बिहार का हम उन्हें दर्शन कराएंगे, बताएंगे हमने क्या क्या काम किया। फिर रघुवीर साहब जी ने मुझे कहा कि आप जाइए इस काम को। मेरे लिए अच्छा था कि मेरे काम की सराहना हो रही थी और मेरे आज्ञे जी की ट्रेनिंग मेरे काम आ रहे थे। पहुंच गया पटना। एक दिन भूदान वाले लोग आए हुए थे, वो मुझे ले गए, कहने लगे कि एक दिन पटना में आपको रहना है, यहाँ आप रहिए और सब देखिए पटना में, हम आपका रहने का इंतज़ाम कर देते हैं, और आपके कोई और हो यहाँ पर जानने वाले तो आप उनको बुला सकते हैं, उनके साथ घूम सकते हैं। मैंने कहा ठीक। उस समय निर्माण के लिए जो संवाद भेजने का काम कर रहे थे उनका नाम था जुगनू शारदे। मैंने जुगनू जी को फ़ोन किया, मैंने कहा मैं यहाँ आया हुआ हूँ और अच्छा लगेगा आप मिलें मुझे। वो भी युवा, हम भी युवा, आ गए। अच्छा लगा। जानते तो थे हम, क्योंकि दिनमान पे नियमित संवाददाता थे और लिखा करते थे। पहले उन्होंने कहा चलिए पटना घुमाते हैं आपको, गुरुद्वारा पटना साहब में भी ले गए। अच्छा लगा, वो देखिए मेरे साथ साथ वो भी दर्शन कर रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं जहाँ मैं जा रहा हूँ। शाम को बोले चलो काफ़ी हाउस चलते हैं, आज रेणु जी से मिलते हैं। मैंने बता दिया आप आए, तो उन्हें भी खुशी हुई। रेणु जी उन्होंने मुझे मिल चुके थे पहले भी, तो बोले अच्छा ले आओ दीप जी को यहाँ पर। काफ़ी हाउस गए, मिले, कुछ पुरानी यादें ताज़ा की, कुछ आज्ञे जी के बारे बातचीत हुई। बोले जैसे भाई कहा करते थे वैसे ही आप हैं। मैंने कहा पता नहीं आपको क्या कहा था, मैं जो हूँ वही हूँ और आपका भी हूँ, जैसे आपने दिल्ली में मुझे देखा था। तो खुश हुए, हंसे। बोले क्या क्या प्रोग्राम है। मैंने कहा ये भूदान वाले इस वक्त सारा बिहार का दौरा कराना चाहते हैं कि देखूं कि हम लोगों ने क्या क्या किया है, कैसे कैसे लोगों से भूमि दान लेके आ गया कि वितरित की है, इस तरह की। बोले के साथ साथ क्या स्टोरीज़ करेंगे अब। मैंने कुछ तो जुगनू शारदे जी करेंगे, जो भी राजनीति के जैसी होगी, बाकी आप सलाह दीजिए, क्योंकि आप तो इस ज़मीन से जुड़े हुए हैं, इस धरती के आप धरती पुत्र हैं, जो आप बताएंगे वो करूँगा। बोले मेरी एक सलाह है, तुम जब सहरसा और पूर्णिया जाओ तो वहाँ तुम्हारे लिए 2 स्टोरीज हैं। मैंने कहा जी बताएं। बोले वहाँ बड़ी मात्रा में बिहारी सिख रहते हैं, कुछ पुराने हैं, कुछ और नए नए बन रहे हैं। उनसे पूछो कि आप सिख धर्म में क्यों शामिल हुए और सिक्खी में आपने क्या देखा और किस तरीके से आप लग रहे हैं। तो ये आपकी एक
नई किस्म की स्टोरी हो जाएगी। ये मैं 1970-71 की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा बहुत अच्छा है। फिर काफ़ी देर तक हम लोग बैठे दिनमान के बारे में बात करते रहे। भाई के वक्त का दिनमान था, कैसे रघुवीर जी उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, और भी हमारे भाई हैं, हम लोग इकट्ठे सब काम करते थे। वो हो गए, सर्वेश्वर हो गए, तो अच्छा लगा। मैंने उनसे कहा कि आपको मनोज श्याम जोशी ने कहा था कि कोई फिल्मों के लिए कोई और फिल्म का, किसी कहानी को कोई और फिल्म का बनाना चाहे तो थोड़ा सा मायूस हुए। बोले अब डर लगने लगा। मारे गए गुलफाम और तीसरी कसम फिल्म तो अच्छी थी, लेकिन मेरे दोस्त शैलेंद्र को लील गई। मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा और व्यक्ति आए जो फिल्म तो बनाए, लेकिन मैं उससे खो बैठूं। मैंने सलाह दी कि जैसे मनोज श्याम जोशी तो फिल्म विज़न के आए थे, वो तो बहुत बड़े दामी ग्रामी प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को जानते होंगे, तो उससे कहा सकते हैं। बोले अब देखेंगे, डर लगता है शैलेंद्र के खोने के बाद। बहरहाल तुम ये देखो सहरसा पूर्णिया में जो तुम्हें मैंने सलाह दी है, और मुमकिन हो तो विराटनगर भी होना, तुम्हारी एक विदेश यात्रा भी हो जाएगी। मैंने हंसकर कहा कि हाँ जी हाँ, आपको याद आ रही होगी ना, क्योंकि वहीं के पढ़े लिखे हैं आप। और ये जो खनक आज़ादी की, आंदोलन की, लोकतंत्र बचाओ की, ये तो आपको वहीं भी से मिली है। तो वो भी हंस दिए, बोले पढ़ के हो क्या तुम मेरे बारे में? बोले हाँ। मैंने कहा हाँ, मैंने साहित्य भी पढ़ा आपका, लेकिन मैं साहित्य पे बात नहीं करूँगा। मैं शुद्ध पत्रकार हूँ, और जो जानकारियाँ मुझे आपके बारे में जाननी है वो मैं जान के रहूँ, वो मैं जानता हूँ, और आपने मुझे दिशा निर्देश दिया है उसका पालन करूँगा। तो काफ़ी देर तक बैठे रहे, बातचीत होती रही। बोले लौटने पर अगर हो तो जुगनू से कह देना, हम लोग फिर मिल लेंगे। मैंने कहा बेहतर, नहीं तो फिर फ़ोन पे दिल बात करेंगे। उनसे इजाज़त लेके, उनका मार्गदर्शन लेके, और कई जगह से होते हुए अंततः मैं सहरसा पहले पहुंचा। मैं ये भी जानता था कि पूर्णिया उनका अपना स्थान है, घर है, और ये भी जानता था कि पूर्णिया से ही उनकी फिल्म की तीसरी कसम की शुरुआत हुई थी। तो सहरसा में कुछ लोगों से मिला जो पंजाबी भाषी तो नहीं कह सकते, सिख थे, लेकिन सिख गुरुओं के बारे में जानते थे, सिक्खी के बारे में जानते थे, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कर सकते थे, कीर्तन कर सकते थे, लेकिन उन्हें पंजाबी बोलने में दिक्कत पेश आती थी। मैंने कहा कैसा लगा, क्यों आप सिक्खी की तरफ झुके? उनका जी, एक तो ये एक अपेक्षा नया धर्म है, और दूसरा इसमें भाईचारे की भावना है, जोड़ने की भावना है, बिना जात बिरादरी संप्रदाय समुदाय के साथ चलने की संभावना है। इसलिए छोटा बड़ा इसमें कोई नहीं है माना जाता। ये चीज़ हमें आकर्षित करती है। और जब जिस तरीके से सिख लोग इकट्ठे हर एक के साथ बैठ के लंगर खाते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई जात बिरादरी नहीं होती, सब लोग बैठे हैं एक साथ लंगर खा रहे हैं, राजा भी वहीं है, रंक भी वहीं है, तो हमें बहुत आकर्षित किया। और फिर गुरुवाणी तो थी, वो भी आकर्षित की। तो मैंने कहा पंजाबी क्यों नहीं बोल सकते? बोले इसमें हमारी कुछ मजबूरियां हैं, थोड़ी बहुत हम बोल लेते हैं, समझ जाते हैं, लेकिन पाठ हम ठीक करते हैं, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब
और उसके छोटे छोटे गुटके हर भाषा में उपलब्ध हैं। तो गुरु ग्रंथ साहब उनके पास जो था वो हिंदी में था, तो हिंदी से वो बोल रहे थे, पाठ भी कर रहे थे। उन्हें भी मालूम था कि अरदास कैसे की जाती है, पाठ कैसे किया जाता है, वाक कैसे लिए जाते हैं, अखंड पाठ क्या होता है, साप्ताहिक पाठ क्या होता है, खुला पाठ क्या होता है। तो ये सब वो उन्होंने मुझे बताया और मुझे करीब 50-60 बिहारी सिख मिले। अच्छा लगा। उसके बाद मैं पूर्णिया पहुंचा। वहाँ कुछ ज़्यादा ही सिख थे, बिहारी सिख थे, और कुछ रेणु जी के भक्त भी थे। तो एक ने छूटते कहा, रेणु जी ने भेजा आपको? मैंने कहा हाँ, उन्होंने मार्गदर्शन किया था। बोले बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए। हमें मालूम था, हमें संकेत और संदेश दोनों मिल गए थे। और हम आपको बताना चाहेंगे, जो आइए आपको दर्शन कराते हैं। ये गुरुद्वारा है हम लोगों का। इस गुरुद्वारे में ये देखिए हमारी बीड़ जी हैं, हमारे गुरु ग्रंथ साहब हैं जो हिंदी में थे, और हम इसका पाठ करते हैं। आज अखंड पाठ रखा था, उसका आज भोग पड़ा है, और अब कुछ संगत आने वाली है तो उनका पाठ जो रखा है हम आपको भोग के समय चाहेंगे। आप बैठिए यहाँ पर, देखिए कि हम कैसा पाठ करते हैं। आप तो वहाँ दिल्ली से आए हैं, तो वहाँ के ग्रंथियों का पाठ, रागियों का कीर्तन अलग होगा, हमारा होगा। सुनिए आप। अच्छा लगा, बैठा, पाठ सुना, कैसा उन्होंने वॉक लिया वो भी सुना। फिर रागी आए, उन्होंने कीर्तन किया, बहुत अच्छा लगा कीर्तन भी। बस थोड़ा सा बिहारी जो लहजा एक बीच में आता है वही लगा था। अगर आपको पता ना हो कि आप किसी बिहारी के पास, सिख के पास बैठे हैं, तो आपको नहीं पहचानने में दिक्कत होगी, क्योंकि मुझे तो मालूम था। तो मैंने कहा कैसे आकर्षित हुए? बोले बड़ा सीधी जी वजह है। मैंने कहा वो क्या? बोले 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह बिहार के हैं। पटना साहब में गुरु गोबिंद सिंह का जन्म हुआ है, और 9वें गुरु तेग बहादुर जी यहाँ धर्म प्रचार किया करते थे। असम में भी जाते थे, बंगाल में भी जाते थे, यहाँ भी सासाराम में भी आया करते थे, पूर्णिया में भी आया करते थे, सब जगह आया करते थे। तो हमारा एक जुड़ाव था इस धर्म के साथ, उनके भाईचारे के खिलाफ और साथ। और उस वक़्त हमारा जुड़ाव और हो गया जब हिंदू धर्म की खातिर, हिंदू धर्म बचाने की खातिर गुरु तेग बहादुर ने अपनी कुर्बानी दी। तो हमने कहा कि बिहारियों को नाज होना चाहिए कि बिहार में रहने वाले एक सिख धर्म के गुरु ने हिंदुओं को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी। सिर्फ इतना ही नहीं, देश को बचाने के लिए गुरु गोबिंद सिंह ने जितनी कुर्बानियाँ दी शायद की ओर दे पाएगा। अपने साथ 4 बच्चों को शहीद उनके हुए, उनको शहीद करवाया, खुद शहीद हुए। इतना सब हुआ तो हम बिहारियों को उस पर नाज है, गर्व है। सिख धर्म को तो होगा ही, सिखों को तो हो गए, हम लोगों का है कि हम उस बिहार के रहने वाले हैं जिसने गुरु गोबिंद सिंह को, जिसकी धरती ने गुरु गोबिंद सिंह को जन्म दिया है। और जैसा हमने कहा कि ये सिख धर्म बहुत व्यवहारिक है, इसलिए हम इसके प्रति आकर्षित हुए, और हम चाहते हैं कि और लोग इस तरफ आगे आएं, बढ़ें और इसको अपनाएं और देखें कि बिहार सिख धर्म है क्या। अब देखिए गुरु ग्रंथ साहब की खासियत क्या है। गुरु ग्रंथ साहब की खासियत में यह है कि इसमें 30 संतों की वाणियाँ हैं, सिर्फ सिख गुरुओं की नहीं। शुरू में तो 5 गुरुओं की वाणियाँ थी, गुरु अर्जुन देव तक। उसके बाद 9वें गुरु की वाणी जुड़ी, और बीच में दूसरे गुरुओं की भी जुड़ी। लेकिन
वो संत जिसमें ब्राह्मण भी थे, मुस्लिम भी थे, दलित भी थे, उनकी वाणियाँ भी। इससे बड़ा ग्रंथ क्या होगा? अगर आप माथा टेक रहे हैं तो आप सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहब के सामने नहीं, समक्ष नहीं देख रहे हैं, बल्कि उन संतों की वाणियों के समक्ष भी नतमस्तक हो रहे हैं, जिनकी वाणियाँ उसमें संकलित हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ आपको, उन लोगों ने कहा कबीर, संत रविदास, नामदेव, शेख फरीद, धन्ना, जयदेव, परमानंद, सूरदास। अब बताइए कौन है, कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो इतना व्यापक होगा? तो अपने आप आपका झुकाव आएगा। और उसके 5 प्यारे जिनके हैं, किस धर्म के हैं, क्या एक क्षेत्र के हैं? पूरे देश से, चारों दिशाओं से लिए गए हैं। तो ये धर्म है, ये हमें आकर्षित करता है। और मैं, कुछ लोगों ने कुछ कहा, पूर्णिया में और सहरसा में दोनों ने कहा कि कहने को ये पंजाबी इसमें ग्रंथ है, लेकिन हम ये मानते हैं कि जितना हिंदी भाषी से समझ सकते हैं उतना शायद और नहीं समझ सकते। वजह इसमें साहब में आप ब्रज भाषा भी पाएंगे, संस्कृत भी पाएंगे, खड़ी बोली भी पाएंगे, और तमाम तरह की बोलियां और उपबोलियां भी पाएंगे, जिसको आपको समझने में कहीं दिक्कत नहीं होती। आप पढ़ के देखिए, अगर आपको मालूम नहीं, मुझे नहीं कह रहे थे, दूसरों को कह रहे थे, मैं तो जानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन उनके मुंह से सुनने में और मज़ा आ रहा था कि ये लोग सिख धर्म के बारे में, गुरु ग्रंथ साहब के बारे में इतनी जानकारी रखते हैं। अच्छा लगा जान के। और मैं रेणु जी को बार बार धन्यवाद दे रहा था कि उन्होंने मुझे ऐसी जगह बता दी कि जिससे मुझे एक नई स्टोरी मिली पत्रकार की हैसियत में, क्यों मैं पत्रकार हूँ, तो इसलिए एक पत्रकार की हैसियत से नई स्टोरी मिली। उन्हें यह भी मालूम था कि गुरु गोबिंद सिंह का एक अलग ग्रंथ है जिसे दसम गुरु कहते हैं, दसम गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, या दसम ग्रंथ कहते हैं। वो उन्होंने पौंटा साहब बैठ के और पहाड़ों पे बैठ कर लिखा था, क्योंकि वो बहुत अच्छे लेखक थे, बहुत अच्छे कवि थे, और ब्रज भाषा में भी बोला करते थे, लिखा करते थे। फारसी, अरबी, संस्कृत और पंजाबी के विद्वान तो थे ही वो। तो उस ग्रंथ को भी हम लोग पढ़ते हैं और अपने आप को उनके साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इस वजह से हम ये हैं। तो ये एक जो उन्होंने मुझे, रेणु जी ने एक मार्गदर्शन दिया था, वो बहुत अच्छा लगा। और इससे मेरी तमाम कई तरह की स्टोरियाँ बनती मुझे दिख रही थी, अच्छा लगा। अब मैंने, जो भूदान का हमारा साथी था, मेरे साथ चल रहा था, मैंने कहा कि भाई अब यहाँ आए हुए हैं तो विराटनगर भी ले चलो। बोले चलिए। विराटनगर मतलब नेपाल की तराई जो समझ कहा जाता है। तो मैंने सोचा चलिए, अच्छा है। तो उस वक्त ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि परमिट जैसे कोई नहीं, वो क्योंकि बिहार सरकार की या बिहार की गाड़ी थी, तो हमें जाने में वो जो भूदान का व्यक्ति था उसको बता दिया कि ये दिल्ली से आए हुए पत्रकार हैं। हम चले गए, 2 मिनट लगे उसमें, जो बॉर्डर क्रॉस करने में चले गए अंदर। विराटनगर मुझे बिहार का विस्तार ही लगता है। ये उस वक़्त मैं विदेश नहीं गया था, विदेश तो बाद में गया, लेकिन मैंने जब विराटनगर में पाँव रखा तो मैंने सोचा कि मैं एक पहले विदेश यात्रा पे आ गया हूँ। खूबसूरत था, वहाँ की सड़कें बिहार की सड़कों से बेहतर थीं। काफ़ी दूर चलने के बाद कुछ लोगों से मिला, कुछ लोग रेणु को जानते थे, रेणु जी को जानते थे,
बोले हाँ, अपने यहाँ ही पढ़ा हुआ है। उसने जो भी उसको लोकतंत्र की जो ब्यार लगी है वो यहीं से लगी है, और हमें खुशी है कि वो वहाँ पर भी कुछ काम कर रहे हैं, जेपी के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत कुछ लिख रहे हैं। और उनकी बनाई फिल्म, उनके कहानी पर बनाई फिल्म मारे गए गुलफान और तीसरी कसम अच्छी लगी, यहाँ पर भी देखी गई। बेशक लोगों को शुरू में पसंद नहीं है, लेकिन बाद में तो जब जो लोगों को समझ में आई तो अच्छा लगा। तो विराटनगर में भी रेणु जी के समर्थकों को देख के अच्छा लगा जानना। वहाँ से भी एक स्टोरी मुझे मिली कि किस तरीके से विराटनगर में तरक्की हो रही है, वहाँ की रख रखाव लोगों का कैसा है, सड़कें कैसी हैं, लोग कैसे हैं, लोगों का प्यार कैसा है, रेणु के प्रति उनका कैसा आकर्षण है। बहुत अच्छा लगा। उसके एक निशानी के तौर पर मैं अपने लिए शर्ट लिया, कमीज़ लाया, ताकि मैं कहूँ घर में जाके या दिनमान में साथियों से जाके कि देखो भाई मैं विदेश होके आया हूँ। उन दिनों तो हर चीज़ उपलब्ध नहीं हुआ करती थी, ऐसे दिन चल रहे थे, तो अच्छा लगता था मुझे। तो लौटती बार पटना में रेणु जी से तो मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन जब दिल्ली लौटा तो रघुवीर जी से मुलाकात कर कहा कि मैंने तो एक की जगह 4 स्टोरियाँ 5 स्टोरियाँ कर ली है। तो उन्होंने हंसते हुए कहा मुझे मालूम था, और आपसे पहले मुझे रेणु जी का फ़ोन आ गया था कि त्रिलोकदीप को मैंने ये बता दिया है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हो। और मैंने हंसते हुए कहा कि मैंने कहा रघुवीर जी मैं तो विदेश की यात्रा भी कर आया हूँ। बोले कहाँ, विराटनगर? मैंने कहा जी हाँ। बोले ये भी, मैंने कहा ये भी जानकारी मिल गई? बोले हाँ, कि रेणु जी वहीं के पढ़े हुए हैं, उन्हें बताया होगा। मैंने कहा विराटनगर स्कूल तो मैंने नहीं देखा, लेकिन विराटनगर देखा। ये जो मैं शर्ट पहन के आया हूँ मैं वहीं की है। खुश हो गया, हंसे। बोले अभी तो और देखिए क्या क्या होता है, देखते चलिए। उनके भविष्यवाणी ठीक हुई और 1975 के बाद मेरी और यात्राएं शुरू हो गई। तो इस तरीके से हम जो कुछ भी करते थे उन दिनों, आज का मुझे नहीं मालूम, संपादक के साथ हम लोगों का जो व्यवहार होता था, बातचीत का सिलसिला होता था, कम्युनिकेशन होता था, गैप नहीं होता था, बिल्कुल साफ सुथरा और आत्मीय होता था। इस तरीके से रेणु जी का भी एक बार मैसेज आया कि वो मैंने तुम्हारी स्टोरी पढ़ ली हैं, मुझे अच्छी लगी हैं, और मैं चाहता हूँ कि फिर कभी आओ तो मैं और बताऊँ क्या क्या करना है। आता जाता रहा, रेणु जी मिलते रहे, दिल्ली में कभी मिल जाते, लेकिन मैं तो उनके जिस व्यक्तित्व को लेकर चलता था, उनका साहित्यिक व्यक्तित्व नहीं था, उनका मानवीय व्यक्तित्व था, उनकी संवेदनशीलता थी, उनका प्यार था। उनकी शताब्दी पर एक हमारे मित्र हैं प्रोफेसर पल्लव, उन्होंने किताब रेणु लिखी है बनास जन, उसमें रेणु के बारे में कुछ लिखा, बहुत अच्छा लिखा। उन्होंने पूरी एक शताब्दी अंक निकाला है और रेणु के बारे में लिखते हैं, अभी उनके लेखन और जीवन पर अनेक दृष्टियों से विचार किया जाना चाहिए, जो उनके महत्व को और अधिक स्पष्ट करेगा। ये भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि वे सिर्फ लेखक ही ना थे, अपितु सामाजिक कार्यकर्ता और संवेदनशील नागरिक भी थे। स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों से निर्मित हुआ रेणु का स्वाभिमानी और लोकतांत्रिक व्यक्तित्व इस तथ्य से समझा जा सकता है कि आपातकाल के विरोध में उन्होंने न केवल पद्मश्री की उपाधि लौटा दी, बल्कि जीवन निर्वाह के लिए मिल रही सरकारी वृत्ति भी ठुकरा दी। श्रेष्ठ लेखक, श्रेष्ठ नागरिक, रेणु की नत नत नमन। ये थे रेणु, जो बनास जन में एक
शताब्दी स्मरण निकला था, उस पर लिखे गए। इसी प्रकार हमारे रेणु के बारे में एक डॉक्टर इंद्रजीत सिंह हैं, जिन्होंने धरती कह पुकार के गीतकार शैलेंद्र पर लिखा है, एक पूरा ग्रंथ लिखा है। उसमें उन्होंने रेणु को उद्धृत करते हुए कहा है कि रेणु यह मानते थे कि मेरी वजह से शैलेंद्र की मृत्यु हुई। वो एक पता नहीं क्यों सोचते थे। रेणु, ये उस किताब में लिखा है जो रेणु जी ने कहा है कि सोचता हूँ अगर शैलेंद्र की पहली चिट्ठी का जवाब मैं नहीं देता अथवा नकारात्मक उत्तर देता तो शैलेंद्र प्रोड्यूसर बनने का इरादा छोड़कर गीत लिखता रहता, अपने परिवार के साथ सुख चैन से 100 वर्ष तक जीवित रहता। दरअसल मैंने ही, सिर्फ मैंने उसकी जान अकारत ले ली। अब क्या कीजिए। पहला पत्र जो रेणु को शैलेंद्र ने लिखा था, बंधुवर फणीश्वरनाथ जी, 5 लंबी कहानियाँ पढ़ी। आपकी कहानी मुझे बहुत पसंद आई। फिल्म के लिए उसका उपयोग कर लेने की अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपका क्या विचार है? कहानी में मेरी व्यक्तिगत रूप से दिलचस्पी है। इस संबंध में यदि लिखें तो कृपा होगी। धन्यवाद, आपका शैलेंद्र। उनका आखिरी चिट्ठी जो उन्होंने लिखी है, तो उसमें तमाम तरह की बातें कही हैं कि वो फिल्म तो बन गई, सब ये हो गया, लेकिन पहले लोगों को पसंद नहीं है। जब पसंद आई तब बहुत देर हो चुकी थी। उसको राष्ट्रपति का गोल्डन अवार्ड मिला, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। शैलेंद्र चले गए थे, रेणु उदास रहने लग गए थे, सोचने लग गए थे मैं क्यों इनको अपनी कहानियाँ दूँ, और उस बंदे को क्यों दूँ जो इतना संवेदनशील है। शैलेंद्र जैसा बंदा, शैलेंद्र कवि है। कवि बहुत संवेदनशील होता है, साहित्यकार भी संवेदनशील होता है। जब 2 संवेदनशील व्यक्ति मिल जाते हैं तो व्यवहारिकता नहीं रह पाती, और संवेदनाएं, अति संवेदनाएं जान भी ले लेते हैं। पहले शैलेंद्र गए, बाद में रेणु गए। बहुत याद आती है रेणु की। नमन, सादर नमन।